फोरम के मंच पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फोरम पीसीएस का बहुत बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा दी हुई है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उनको मेंस देना है, तो सबसे प्रथम दृष्टया कार्यक्रम उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, बाकी लोग भी जोड़ सकते हैं, उनको भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है और कोई एक दिन में नहीं होती है। इस बार अगर मान लीजिए आप नहीं दे रहे हैं तो कोई अगले बार जब भी देना होगा तो मुख्य परीक्षा की तैयारी तो आपको करनी ही होगी। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी में सबसे बड़ी समस्या लोगों को आती है कि वो बहुत सारा कंटेंट पढ़ते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो लिखते समय उन्हें दिक्कत होती है या मार्क्स नहीं आता है। अब ये समाधान तो एक दिन में तो हो नहीं सकता, अच्छी खासी लंबी प्रक्रिया है। तो फोरम के पास अभी दो प्रकार के यूपीपीसीएस के लिए प्रोग्राम है। यूपीपीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, अभी जो 2024 में प्रारंभिक परीक्षा जिन लोगों ने दी है, तो उनके पास उनके लिए दो तरीके के ऑप्शन हैं। एक तो है कि वो सीधे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े। ठीक है, टेस्ट सीरीज का एक प्रोग्राम है, आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि आप पेपर वाइज जो टेस्ट हैं आपके पूरे के पूरे और लगभग एक वीक 8 दिन 10 दिन इस तरीके के अंतराल पे पेपर का शेड्यूल है। और अगले 2-2.5 महीने में सारा सिलेबस कवर करने के लिए पूरा का पूरा व्यवस्था है। और फोरम में के जो स्टैंडर्ड्स की बात है, तो आपको जो भी जितने भी आपके मेंटर्स होंगे, कॉपी चेक करने वाले होंगे, वो सब लोग जो है एटलीस्ट कम से कम मुख्य परीक्षा इंटरव्यू दिए होंगे, ऐसे ही कैंडिडेट होते हैं। यूपीएससी के रिजल्ट में भी फोरम इसी बात के लिए जाना जाता है। तो वो टेस्ट सीरीज भी बहुत ही लाभकारी है। तो जो उस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं वो एक अलग कार्यक्रम है। आप हो सकता है आपने सेंटर विजिट किया होगा तो उस बारे में आपको पता चला होगा। तो उसके अतिरिक्त हमारे पास ये एक दूसरा कार्यक्रम भी है। यदि आप क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो लगभग 2.5 से 3 महीने का ये कार्यक्रम है, जिसमें मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि प्रश्नों के माध्यम से क्लासेस जो होंगी उसमें अप्रोच ये होगा कि प्रश्नों के माध्यम से हम चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, मैं हूं मनीष रघुवंशी और हम लोग फोरम पीसीएस के जो प्रोग्राम्स हैं यूपी पीसीएस के, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारा कार्यक्रम है। बस जो ये प्रश्न उत्तर वाला जो अप्रोच है, एकदम यूनिक अप्रोच के साथ इसको हम लेके आए हैं। जिन लोगों ने कभी मुख्य परीक्षा नहीं दी है उनके लिए थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड बता दूं कि मुख्य परीक्षा में आपको टोटल 8 पेपर देने होंगे। प्रीलिम्स तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वो प्रीलिम्स वाली चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि इस डिस्कशन को हमको बहुत लंबा नहीं करना है। प्रिसाइज मेंस के बारे में ही हमें बात करनी है। तो मुख्य परीक्षा में आपके पास 150 मार्क्स का एक जनरल हिंदी का पेपर होगा और 150 मार्क्स का एक ऐसे का पेपर होगा। जो क्लासरूम प्रोग्राम है उसमें इनके ऊपर भी चर्चा होगी, इनके भी अलग से टाइम अलोकेटेड होगा, तो आपको इसकी भी चिंता नहीं करनी है। ये अगर आप मार्क्स की बात करें तो ये टोटल आपके सारे के सारे मुख्य परीक्षा का जो पेपर होंगे ये 1500 मार्क्स के होंगे, जिनमें जनरल हिंदी और ऐसे का पेपर 150 वर्ड का होगा। ठीक, और बाकी के सारे पेपर जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सारे के सारे 200 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से अगर आप सारे मार्क्स देखें तो टोटल 1500 मार्क्स का ये आपका रिटन एग्जाम होगा। 1500 मार्क्स के बाद में 100 नंबर का आपका इंटरव्यू कार्यक्रम भी है। ठीक, तो ऐसे मिलाकर के आपके टोटल 1600 में से आपका रिजल्ट बनना है और एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। अभी इस बार का जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का लेवल अच्छा था। ठीक, यानी कि जिन्होंने अच्छे स्तर पर पढ़ाई की है वही लोग जो उनके संभावना ज़्यादा हो जाती है। जैसे बीपीएससी की कंपैरिजन में तुलना करें, बीपीएससी का जो स्टैंडर्ड है 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो उसमें कौन पास होगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है,
कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने एक स्तर की पढ़ाई की है और ये माना जा रहा है कि 80 से 85 क्वेश्चन तक जिन्होंने ठीक किए हैं, वो लोग को मुख्य परीक्षा की अब तैयारी में सीरियसली लग जाना चाहिए। एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है और लगभग 850 मार्क्स तक का आपका टारगेट अगर होता है, टॉप रैंक में आप जो है पहुंच जाएंगे इसमें। तो एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पूरे सिलेबस के बारे में भी हम बात करेंगे और हम जो प्रोग्राम है हमारा उसके बारे में भी मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो एक तरीके से सिलेबस के साथ भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा और जो हमारा कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम में मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस कार्यक्रम में हम लोग अप्रोच रहेगा कि आपको डेली 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, हो सकता है लेट नाइट में आपको मिल जाए, मॉर्निंग में मिल जाए, ये आप ऑफिस विजिट करेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास वो कब पहुंचेगा। लेकिन क्लास में जब आप पहुंचेंगे तो आपको उसके आंसर लिख लेने हैं, क्योंकि क्लास में उन्हीं 5 प्रश्नों का जो एनालिसिस किया जाएगा पहले, वो 5 प्रश्न तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा भी मतलब आपका जो सिलेबस है, यूपीपीसीएस का सिलेबस है, उसको हम लोग 2.5 से 3 महीने में कवर करने का प्लान कर रहे हैं। और इस 2.5 से 3 महीने में जब इसको कवर करेंगे हम लोग, तो जाहिर सी बात है कि पूरा सिलेबस जितना भी यूपीपीसीएस का है वो नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक, ये एक आप इसको समझ सकते हैं कि एक क्रैश कोर्स है। तो अब इस क्रैश कोर्स में अप्रोच ये रहेगा कि आपको रेगुलर राइटिंग की जो बात है कि आप रेगुलर राइटिंग करें, तो हमारे सिलेबस का जो डिस्कशन होगा, यानी कि आपका हिस्ट्री का चल रहा है, ज्योग्राफी का चल रहा है, जो भी डिस्कशन चल रहा है उसी से रिलेटेड आपको अर्ली मॉर्निंग में मान लो मिल रहा है पेपर, तो आपको क्लास से पहले उन 5 प्रश्नों को लिखना है। ठीक है, आप साथ के साथ अपनी भी पढ़ाई करेंगे और जब क्लास में जब हम डिस्कशन करेंगे तो उन 5 प्रश्नों को भी एक्सप्लेन किया जाएगा, हल किया जाएगा, किस तरीके से आपके वर्ड लिमिट में उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन बॉडी पार्ट लिखना है, उसका कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, तो एक वो अप्रोच होगा। ठीक है, ये जो प्रोग्राम हमारा है ये बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में होगा, यानी कि ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूल है और इंग्लिश के लिए भी अनुकूल है। स्लाइड्स जो है पीछे लगेंगी, उनमें इंग्लिश में भी कंटेंट होगा। ठीक है, प्लस अब जैसे क्लास का जो हमारा प्रोग्राम होगा, तो क्लास में हम लोग जो 5 प्रश्न आपको मॉर्निंग में मिले थे उनका तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, वो तो हल होंगे ही होंगे। उसके अलावा भी हमारे पास जो प्लान है हमारा, ताकि हम एक टाइम फ्रेम में सिलेबस को कवर कर पाए, जो रिलेवेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो हम लोग 5 क्वेश्चन जो हल करवाएंगे आपसे रेगुलर तरीके से, तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लिए जाएंगे, ताकि जो रिपीटिशन हो रहा है, देखो हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन टॉपिक जो है रिपीट हो रहा है, जिस पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बन रही है, तो उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, प्लस अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहली प्राथमिकता वो है। और दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि जो प्रश्न टीचर्स को, आपके जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हर एक विषय के लिए आपके अलग अलग एक्सपर्ट्स क्लासेस लेंगे, तो वो उनको जो रिलेवेंट लगते हैं क्वेश्चन, और भी उनका भी डिस्कशन करेंगे। यानी कि आपकी जो क्लास होगी उसका टाइम 3 घंटे होगा और 3 घंटे में 5 प्रश्न जो आपको मिले थे उनके डिस्कशन के अलावा सिलेबस में और जो भी उस जो टॉपिक है उस दिन के लिए, उनका भी डिस्कशन होगा। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर वाली जो अप्रोच के साथ में, ताकि टू द पॉइंट आपकी प्रिपरेशन हो सके। ठीक, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, प्रीलिम्स के दिया है आपने, तो बेसिक जानकारी आपको है। लेकिन जो मुख्य परीक्षा में जो समस्या आती है, अब ये जानिए कि यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है यूपीएससी के एग्जाम से थोड़ा सा भिन्न है। बहुत सारे विद्यार्थी दोनों एग्जाम में अपीयर होते हैं। ठीक है, जो यूपी के हैं स्टूडेंट्स हैं वो दोनों में ही अपीयर होंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अप्रोच, वर्ड लिमिट डिफरेंट है। ठीक है, अभी हम प्रश्न पत्र भी देखेंगे। एक प्रश्न पत्र भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो 200 मार्क्स का प्रश्न पत्र है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और इन 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 125 वर्ड्स लिखने होंगे और 12 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको उसमें आपको 200 वर्ड्स लिखने होंगे। तो इस तरीके से आपका वर्ड लिमिट है। तो वर्ड लिमिट के हिसाब से ही जब हमको लिखना होता है, ठीक है, पढ़ाने के लिए तो आप टीचर को कहेंगे तो आपको एक टॉपिक पे दिन भर पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको वर्ड लिमिट में डिस्कशन भी करना है, प्लस वर्ड लिमिट में किस तरीके से चीजों को किया जाना है, ये इस प्रोग्राम की प्राथमिकता ही होगी और यही इसको यूनिक बनाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये जो पेपर है
हिंदी और ऐसे, ठीक है। ये जब जो एक्सपर्ट होंगे वही इनके बारे में बात करेंगे। आज मेरा उद्देश्य है कि आपको ये जो जनरल स्टडीज वाले, जनरल स्टडीज पेपर 1, 2 और 3, ठीक, तो इनके सिलेबस से मैं इंट्रोडक्शन कराऊं। ये जो पेपर 4 है ये इथिक्स का पेपर है, ठीक। तो इथिक्स में भी इथिक्स के जो टीचर हैं वो आपको इस बारे में गाइड करेंगे। मेरा काम है आपको पूरे सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराना और जो कार्यक्रम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उससे इंट्रोड्यूस कराना। और इसके अतिरिक्त ज्योग्राफी विषय में लेता हूं तो मैं आपको उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो ये जो है इथिक्स का पेपर है। पेपर 5 और 6 ये उत्तर प्रदेश का इन्वेंशन है, ये नए तरीके का चीज है। अभी 2023 में पहली बार इस तरीके से उन्होंने प्रश्न पूछे थे यूपी स्पेशल को लेकर के है ये। पहले भी यूपी स्पेशल के पेपर प्रश्न पूछे जाते थे उत्तर प्रदेश के लिए विशेष प्रश्न, लेकिन उनको यही जीएस पेपर 1, 2, 3 इसी में एडजस्ट किया जाता था। अब इन्होंने यहाँ एडजस्ट करने के बजाय सेपरेट पेपर इसके लिए इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो जो जनरल स्टडीज पेपर 5 है, यहाँ पर आप यूपी का जो हिस्ट्री पॉलिटी है इसको देखेंगे, और जो पेपर 6 है, जीएस पेपर 6 जिसको कहा जा रहा है, इसमें इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ठीक है, यूपी से रिलेटेड ये टॉपिक होंगे। और ये जो पेपर हैं, ये पेपर भी इस बार के एग्जाम में डिसिसिव होने वाले हैं। कारण ये है कि ये एक बार एग्जाम हो चुका है और जो छोटे मोटे इधर उधर के जो टॉपिक हैं उन पे तो प्रश्न ऑलरेडी बन चुके हैं। अब यहाँ बनेगा कहाँ से कंटेंट, ठीक, क्या पढ़ना चाहिए ये भी मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने कार्यक्रम का आपको दे ही दिया है कि ये मुख्य परीक्षा के लिए फोकस्ड प्रोग्राम है, ठीक। ये जो फोरम ऑलरेडी ऑफर कर रहा है, आप टेस्ट सेंटर विजिट किए होंगे तो जो टेस्ट सीरीज एक ऑफर की जा रही है वो अलग है और ये अलग है, इसमें क्लासेस होंगी। अब इस प्रोग्राम में जो हमारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके टेस्ट का क्या, ठीक है। क्लासेस तो हम लेंगे, रोज आप टेस्ट देंगे भी, 5 क्वेश्चन आप लिखेंगे, उनका डिस्कशन भी होगा, लेकिन उनके भी मॉक टेस्ट होंगे। उनके मॉक टेस्ट जैसे कि ये जीएस का पेपर 1 आपका जैसे ही खत्म होता है तो उसके बाद में उसका मॉक टेस्ट उसके बाद में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा टेस्ट सीरीज का जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी डेट फिक्स है, ठीक। आप चाहें तो वो भी साथ में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है तब। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है तो आपके लिए मेरे हिसाब से ये कार्यक्रम ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि इसमें आपको आंसर राइटिंग क्लास में रेगुलर होगी, ठीक है। तो एक रेगुलरिटी भी बनती है, पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपकी रेगुलरिटी रहे। तो अब ये हम सिलेबस देखते हैं पहले, फिर कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा। तो जो हमारा पेपर 1 है, जनरल स्टडीज का पेपर 1, जनरल स्टडीज के पेपर 1 में हमारे पास जो टॉपिक हैं उनको हम सब टॉपिक में बांट सकते हैं। जैसे कि जो पहला जो शुरुआत के जो 5 टॉपिक हैं हम इनको हिस्ट्री में क्लब कर सकते हैं। आपके सिलेबस में क्लब नहीं किया है, आपका जब सिलेबस आप देखेंगे यूपी पीसीएस का तो वहां पे बस इस तरीके से हेडिंग मेंशन है जनरल स्टडीज 1 और ये सारे टॉपिक दिए हैं। इसमें मैंने आपके जो ये हेड लगा दिए हैं कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न होते हैं। और उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारे पास में मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से लेके इंडिपेंडेंस तक वाला जो फेज है वो होगा, ठीक है। फिर इसमें फ्रीडम स्ट्रगल का अलग से मेंशन है, तो यानी कि आप गांधी और उसके बाद के समय को यहाँ पे प्राथमिकता दे सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री पे सवाल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है। ये सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद में मैं ट्रेंड एनालिसिस भी आपको दिखाऊंगा कि पिछले सालों में 2018 से लेके 2023 तक प्रवृत्ति किस प्रकार से बदली है या अभी वर्तमान प्रवृत्ति क्या है, कहाँ आपको कितना समय देना चाहिए। स्मार्ट स्टडी वो होती है जिसमें मिनिमम निवेश के साथ में मैक्सिमम आप आउटपुट ले पाएं। तो डिस्कशन में बने रहिए। अभी लास्ट में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछ रहा है और आपको कहाँ कितना समय देना चाहिए। तो ये हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी इक्का दुक्का सवाल जैसे कि रिपीट भी हो रहा है कुछ,
जैसे यूनिफिकेशन वाला जो है सरदार पटेल की भूमिका वगैरह है, उसको लेके ये सवाल बन रहा है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तभी आप कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे और आप बेहतर मार्क्स ले पाएंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव हमारा यही है। तो ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बाद में इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, रोल ऑफ विमेन, विमेन रिलेटेड इशू, सवाल लगातार इसके ऊपर बन रहा है। ठीक है, इस आज की चर्चा में तो हम ये बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी दिन चर्चा में हम लोग एक चर्चा और भी प्लानिंग में है, जिसमें हम जो इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं जिन पे की प्रश्न बन रहा है और वैसे टॉपिक जिनको कर लेने से आपका मोटा मोटा बहुत सारा सिलेबस कवर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर ये आप 1757 से 1947 तक अगर पढ़ने बैठ जाएंगे तो पूरा इतिहास ही है ये तो। ठीक, तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ इसमें से जो जिसको हाईलाइट कर सकते हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। हो सकता है कि जो टीचर्स आपके लिए क्लासेस लेंगे इन सारे विषयों में, वो भी अपने अपने विषयों में इस प्रकार के चीजों को लेकर के आए। तो फिलहाल जो हम पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा इंडियन सोसाइटी है, फिर यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन से हमारी सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है उसको लेके सवाल है। ठीक, सोशल एम्पावरमेंट, फिर ये पॉलिटी के कुछ इश्यूज हैं जैसे कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं। तो हो सकता है क्लबिंग करेंगे इसकी। ठीक है, जो टीचर्स हैं वो उनकी क्लबिंग भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास दोहराव का समय नहीं होगा। और यही टॉपिक आपको पेपर 5 में भी दिखेंगे यूपी में। अब ये इंडिया की हिस्ट्री यूपी की हिस्ट्री से कोई अलग तो नहीं है। ठीक, यूपी और बिहार की हिस्ट्री को अगर हम कहें तो इंडिया, पूरे उत्तर भारत की हिस्ट्री है लगभग वो। तो क्लबिंग होगी, क्लबिंग करके हम समय को बचाने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हम लेके आ पाए। तो जो पेपर 5 में टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, जब हिस्ट्री वाले टीचर हिस्ट्री की क्लास लेंगे तो उसके साथ ही उनको भी डिस्कस किया जाएगा। और जो आपका टेस्ट होंगे, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे हम लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका ऑलरेडी जो प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे सेक्शनल टेस्ट नहीं है, वहाँ पे पेपर वाइज टेस्ट है कि आपका पेपर 1, पेपर 2, उसके मॉक टेस्ट जो हैं। तो लेकिन यहाँ जो इस प्रोग्राम में लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें हमारे पास में सेक्शनल टेस्ट है। तो जैसे ही आपका हिस्ट्री खत्म होगा, इस पूरे हिस्ट्री का टेस्ट हो जाएगा। जैसे ही सोसाइटी कवर होगा, सोसाइटी का 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट आपके लिए मॉक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर जो रोज टेस्ट होंगे, 5 आंसर आपको लिखना है उसके अतिरिक्त। ठीक है, अब उसकी डेट पहले से नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये जो टॉपिक 5-7 दिन में, 5 दिन में होगा, 6 दिन में होगा, तो एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि 2.5 से 3 महीने का टारगेट है पूरे सिलेबस के लिए। तो ये सोसाइटी से रिलेटेड हमने टॉपिक देखे। इसके बाद इसी पेपर में आता है ज्योग्राफी। पेपर 1 में ही ज्योग्राफी है, किसको कितना वेटेज देना है अभी हम आगे देखेंगे कि कहां से आपका जो 200 पेपर 1 अगर 200 नंबर का हो रहा है तो 200 नंबर में से किस एरिया से कितना आ रहा है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो सिलेबस है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें कुछ चीजों पे जो रिपीटिशन हुआ है। ठीक है, फिर इसमें फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लास हमारा इंग्लिश में होगा, हिंदी में भी होगा, और इंग्लिश में स्लाइड रहेंगी और जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन मेनली क्लास का ऑब्जेक्टिव हमारा है वो डिस्कशन प्राइमरीली हिंदी होगा, स्लाइड इंग्लिश में जरूर रहेंगी। हो सकता है कि स्लाइड जो दोनों लैंग्वेज में टीचर्स रख लें, लेकिन इंग्लिश में तो स्लाइड होंगी ही होंगी। डिस्कशन में प्राइमरीली फोकस हिंदी का होगा। फिर दूसरा है सेलिएंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी नॉर्मली मुख्य परीक्षाओं में नहीं होती, इंडियन ज्योग्राफी होती है, यूपीएससी में भी है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ भी इन्होंने अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिसिटी, साइक्लोन पे मुख्य परीक्षा में प्रश्न बने हैं, पिछले वर्षों में भी प्रश्न बने हैं। ठीक, यहाँ पे फिर आपके जो विंड और ग्लेशियल फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म्स तो और भी कई हैं, वाटर, रनिंग वाटर भी लैंडफॉर्म बनाता है, ग्राउंड वाटर भी लैंडफॉर्म बनाता है। ठीक है, तो वो सब नहीं इन्होंने पूछे हैं। कोस्टल लैंडफॉर्म भी होते हैं, 2 को इन्होंने हाईलाइट किया है, ओशन करंट को हाईलाइट किया है। ठीक है, इस पे ओशन करंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ओशन के बारे में ओशनिक रिसोर्सेज, हिंद महासागर की तलहटी में जो पॉलीमैग्नेटिक नोड्यूल्स मिलते हैं,
ठीक, इसके अलावा पेट्रोलियम मिलता है, मछलियां मिलती हैं, तो ये सब रिसोर्सेज हैं। ठीक, तो इसको आपको समझना होगा। स्टडी के क्रम में जिन चीजों की जरूरत होती है, पहली चीज होती है कंटेंट। अगर आपके पास कंटेंट है तो आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। कंटेंट ही नहीं है तो पहले तो पढ़ के कंटेंट एक्वायर करना होगा। दूसरा चीज है कॉन्फिडेंस। आप में लगातार कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। ठीक, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हर दूसरे तीसरे दिन आपके दिमाग में चलता रहेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हो सकता है कि बीएड कर लें, हो सकता है कि कुछ और सिपाही भर्ती, कुछ भी दरोगा है। ठीक, यहाँ तो बच्चे आते हैं और वो एसएससी से लेके यूपीएससी तक जितना एग्जाम आता है सब में ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर एक अच्छा आपका ऑब्जेक्टिव बनाया है तो आप कॉन्फिडेंस बना के रखिए। थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है, तो पेशेंस बना के रखिए। और एक तीसरी चीज जिसकी हमको जरूरत होगी कि आपके पास कंटेंट भी है, ठीक है, इसके अलावा कॉन्फिडेंस भी है, फिर आप रणनीति बनाइए। एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए कि भाई हम कैसे अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। अगर आप यूपीपीसीएस में आ रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली होगा कि आपको एसडीएम मिल जाए, डीवाईएसपी मिल जाए, इस तरीके की जो टॉप पोस्ट है वो मिल जाए। ठीक, तो मिल जाए तो उसके लिए आपको द बेस्ट मार्क्स लाने होंगे। एक एक मार्क्स का रेलेवेंस है, तो अच्छी रणनीति होनी चाहिए। और आंसर राइटिंग में आपको तभी आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है जब लगातार आप लिखते हैं। ठीक, जरूरी नहीं कि आप फोरम का प्रोग्राम लॉन्च जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपका आंसर राइटिंग होगा। आंसर राइटिंग आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अपने से रेगुलरिटी नहीं आती है। आप हो सकता है कि आपको लगे कि सुबह जो है 7 बजे आपके पास में प्रश्न आ चुके हैं। मान लीजिए कि आप मार्केट से भी जो है लोग ले लेते हैं, दिल्ली वगैरह में तो मार्केट में भी प्रश्न मिल जाते हैं। आप लिखेंगे कैसे? ठंड में आप बैठे रहेंगे। फोरम का जो यूपीएससी का एसएफजी का प्रोग्राम होता है, सुबह 7 बजे से बच्चे आते हैं, डिटर्मिनेशन को दिखाता है। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना निहायत ही जरूरी है। तो आप क्लास जब आते हैं तो उससे आपकी रेगुलरिटी बनती है, वो रेगुलरिटी ही आप में इंप्रूवमेंट लेके आती है। बिना क्लास में आए भी अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है तो 15 दिन में आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं। रेगुलर लिखेंगे तो अपने आप क्वालिटी आ जाएगी। रेगुलर लिखेंगे तो शब्द निकलेंगे, नहीं तो क्या होगा कि जब आप लिखने बैठेंगे तो आपके प्रश्न छूट जाएंगे। असली समस्या नॉलेज की नहीं है, असली समस्या ये भी है एक कि जो 3 घंटे का समय है, ये सारे पेपर में आपको 3 घंटा मिलेगा और 3 घंटे में 20 प्रश्न लिखना है। 20 प्रश्न कैसे लिखेंगे आप? जब तक आपके दिमाग में लिखने के लिए स्फूर्ति नहीं है, आदत नहीं है, आपके हाथ को आदत नहीं है, आपके हाथ और दिमाग में तालमेल नहीं है। अपने कॉलेज के एग्जाम को याद करो। कॉलेज के एग्जाम में आप क्या होता है, साल भर लिखते नहीं हो और एग्जाम देने जब जाते हो तो पहले प्रश्न में जरूरत से ज्यादा लिख देते हो और लास्ट का जो क्वेश्चन होता है वहां पे आपके पास लिखने के लिए समय ही नहीं होता, छूट जाता है। ठीक, बहुत से लोग पूरा प्रश्न पत्र नहीं कर पाते। यहां भी वही स्थिति बनेगी। ठीक, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी हैबिट है, रोज आप रेगुलर लिख रहे हैं, ठीक, हर 8-10 दिन में आपका पूरा का पूरा एक सेक्शनल टेस्ट हो रहा है, जहां भी जो जैसे भी आप करें, तो उससे आपकी एक आदत बनेगी और आदत बनेगी और वहीं एग्जामिनेशन हॉल में जब आप उसको करेंगे तो फिर आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से जो हमारा पेपर था उसी पे मैं जाऊंगा। ये जो सारे पेपर आप देख रहे हैं ये 1 वीक के अंदर हो जाएंगे। ठीक, और इन पेपर्स में जनरल स्टडीज पेपर 1 में 2 शिफ्ट में होता है ये। ठीक है, यानी कि एक दिन में 3 घंटा आपका जीएस पेपर 1 होगा, उसके बाद दूसरी शिफ्ट में, ठीक है, आपका ये पेपर 2 होगा, जीएस पेपर 2 होगा। तो 6 घंटे आपको लिखना है एक दिन में। ठीक, और कितने शब्द लिखने हैं? एक 8 मार्क्स का प्रश्न है और एक आपका 12 मार्क्स का प्रश्न है। ठीक है, तो 10 प्रश्न 8 मार्क्स के हैं और 10 प्रश्न 12 मार्क्स के हैं। तो इस तरीके से आपके टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर है जिसमें 20 प्रश्न है। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? तो इनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 3200 वर्ड्स के आसपास ये बनेगा। 3250 है ना। 125 सब वर्ड्स के अगर 10 प्रश्न है तो 1250 मार्क्स से हो जाएगा और 200 शब्द के अगर 10 प्रश्न है तो 2000 मार्क्स से हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3250 शब्द आपको लिखने हैं एक पेपर में। ठीक, उसके बाद में एक पेपर आप सुबह 9:30 साढ़े 9 बजे से लिखेंगे, 12 साढ़े 12 बजे तक टाइम का एक देख लेना एक बार। तो उसके बाद फिर आपका लंच ब्रेक होगा, उसके बाद फिर आपको दूसरा पेपर भी लिखना है। इतने की आदत डालना ये बड़ी चीज है। ठीक है, तो एक रेगुलरिटी बना के रखिए, कॉन्फिडेंस बना के रखिए,
रिजल्ट आपके जैसे ही लोगों का होता है, उन लोगों के कोई सींग नहीं होते जो लोग सिलेक्ट होते हैं। तो बस ये ध्यान में रखना है कि हमें लगातार लिखना होगा। तैयारी इस टाइम की है, इस एक वीक के लिए तैयारी है। तैयारी ये नहीं है कि हम आराम से तैयारी कर रहे हैं, नॉलेज अर्जित कर रहे हैं। नॉलेज अर्जित तो बहुत से लोगों को बहुत सारा ज्ञान होता है, वो टीचर बन सकते हैं, लेकिन एग्जाम क्रैक करने में दिक्कत आती है। तो एग्जाम क्रैक कैसे होगा? एग्जाम क्रैक तब होगा जब आप जो नॉलेज के साथ साथ, कॉन्फिडेंस के साथ साथ, रणनीति के साथ साथ लगातार काम करते रहेंगे। तो आपके जब प्रैक्टिस में होता है, जैसे कि आप जब एग्जाम आपका चालू हो जाता है कॉलेज का, उसको याद कीजिए पुराने टाइम को, तो एक आध दिन के बाद आपके अंदर अच्छी खासी स्पीड आ जाती है, ठीक, नहीं तो आपका हाथ भी जाम हो सकता है। तो ये आते हैं हमारे डिस्कशन के ऊपर। तो ज्योग्राफी का ये हमारा सिलेबस है। माइग्रेशन पे सवाल पूछता है, ठीक है, इंडिया में, वर्ल्ड में जो भी माइग्रेशन है उसके ऊपर सवाल यहाँ बनते हैं, ठीक। फ्रंटियर एंड बाउंड्री, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड इशू है, ठीक है। नॉर्मली हम ज्योग्राफी ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं, मास्टर्स किया हमने ज्योग्राफी में और DU से लॉ भी किया है। तो हम वहाँ जब ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, तो वहाँ ये आता है, ठीक है। लेकिन UP PCS ने इसको PCS में जनरल स्टडीज में रखा हुआ है। कारण है उसका कि भाई हमारी पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर बनी है, किस प्रकार की बॉर्डर है, PCS में, प्रीलिम्स में, UPSC या स्टेट में उन पे सवाल बनते रहे। तो ये बाउंड्री और फ्रंटियर, ठीक है, करेंगे जब हम चर्चा कि चीन के साथ में हमारी जो फ्रंटियर है, ठीक है, बाउंड्री नहीं है, वहाँ फिक्स नहीं है, जो आपकी मैकमोहन लाइन है उसका डिटर्मिनेशन नहीं हुआ है, वो केवल नक्शे पे खींची गई है, ग्राउंड पे नहीं खींची गई है। तो वो कंसेप्चुअल इश्यूज हैं, आएगा तब हम करेंगे। फिर पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, यहाँ पे अर्बनाइजेशन पे सवाल बनता है। अब ये जो अर्बनाइजेशन पे सवाल बनता है उसको आप सोसाइटी में भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो ये सोसाइटी में भी आपको अर्बनाइजेशन मिल रहा है, ठीक। अगर आप ये रोल ऑफ वुमेन और इस वाले टॉपिक में देखें तो शहरीकरण यहाँ भी है, शहरीकरण वहाँ भी है। इस वजह से कभी कभी क्या होगा कि जब आप ट्रेंड एनालिसिस को देखेंगे, आगे हम देखने वाले हैं कि किस एरिया से कितना सवाल पूछा जा रहा है, तो उसमें ये कंक्लूजन लोग निकालेंगे कि ज्योग्राफी से ज्यादा पूछ रहा है, या कोई ये कह सकते ज्योग्राफी से 4 सवाल है, ठीक, और ये आपका इंडियन सोसाइटी से 3 सवाल है। कोई ये कह सकता है कि इंडियन सोसाइटी से 2 सवाल है, ज्योग्राफी से 5 सवाल है, क्योंकि इस प्रश्न को दोनों जगह रखा जा सकता है। कई प्रश्न की जो प्रवृत्ति होती है वो मिक्स होती है, ठीक है, उसमें ज्योग्राफी भी घुसा देगा और उसके साथ साथ उसमें कुछ सोसाइटी वाला एस्पेक्ट भी आपसे पूछेगा। तो ये पॉलिटी के इसके साथ यहाँ पे आपकी सोसाइटी में जो पॉलिटिकल इशू, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म है, ये वहां पर भी आएंगे। जो दोहराव वाली चीज है उसको कम करके हम समय बचाएंगे। जैसे ये आपका, जब हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, सो जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, at that time we'll discuss not only this very part related with the first paper, but I will try to cater to the requirement of the 6th paper as well। जो 6th पेपर है जिसमें UP PCS का जो ज्योग्राफी वाला जो चीजें हैं वो सब भी हम यहाँ पे साथ के साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है, तभी हम अपने जो रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम है उसमें चीजों को कर पाएंगे। चलिए, तो ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है, इतने पॉइंट्स हैं इसमें। ज़्यादा आपको सारे जो मार्केट में किताबों के हिसाब से सब कुछ नहीं चलना है। हमारा सिलेबस, मुख्य परीक्षा में सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं से आप में समझ विकसित होती है, ठीक है। गवर्नमेंट को ऐसे ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है जो आने वाली समस्या को भांप करके तुरंत निर्णय लेने की स्थिति में हो। जब आप SDM बन जाओगे और कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी तो क्या आप ये कहोगे कि मैं पहले स्टडी करके आता हूँ इसके बारे में, सोशियोलॉजी की और ज्योग्राफी की और इकोनॉमी की किताबों से, और उसके बाद में सोल्यूशन करूंगा? नहीं, इमीडिएटली आपको डिसीजन लेने होंगे। तो डिसीजन मेकिंग कर सके ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? ये पिछले सालों के पेपर को देखो, ठीक, सिलेबस को देखो, उससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। सारा सिलेबस अगर आप तैयारी करने लगे हैं तो इसमें तो 2 साल का टाइम लग जाएगा आपको। तो 2 साल में जो तैयारी करके पास करेंगे, कॉन्फिडेंस 2 साल के बाद आपका कैसा होगा, ठीक। तो जिनकी ऑलरेडी अभी मुख्य परीक्षा देने वाली स्थिति में है उनके पास 2 साल का समय तो नहीं है, तो जो कम समय है, तो पिछले सालों के पेपर आपके पास होने ही चाहिए। जब हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, हमारी क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है, तो उसमें भी आपको
सबसे पहले यही सब चीज़ों पे चर्चा की जाएगी कि यहाँ कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है अलग अलग में, वो सब अपने अपने सब्जेक्ट में इस काम को करेंगे। अब ये देखिए इंडियन पॉलिटी में बहुत सारे टॉपिक हैं और अच्छा खासा पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपको जो हमारा ट्रेंड है उस पर मैं ले चलता हूं ताकि हम पेपर से लिंक कर पाएं। ये जैसे हमने पेपर 1 देख लिया है, इसका मैं साथ के साथ आपको ट्रेंड भी दिखा देता हूं यहीं पे। तो यहां पे ये है ट्रेंड। इसमें हमने जो पिछले 5-6 जो एग्जाम हुए हैं 2018 से लेके 2023 तक, इन सब में ये जो टॉपिक आइडेंटिफाई किए हमने कि जैसे कि फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक है, जनरल स्टडीज पेपर 1 में जो टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी, ये टॉपिक हैं। अब आप यहाँ देखिए कि अलग अलग सालों में कितने मार्क्स किस एरिया से आए हैं। आर्ट एंड कल्चर को देखिए जरा, ये पूरा ट्रेंड है, 2023 का ट्रेंड है, 2022 का ट्रेंड है, 21 का, 20 का, 19 का और 18 का। यहाँ इसको अगर आप देखें तो 2022 में यहाँ पे 40 मार्क्स का आया है। ये पूरा 200 मार्क्स आपका होगा, ये पूरे सारे मिला के पेपर हैं, ये 200 मार्क्स काउंट होगा। उसमें से 40 मार्क्स यहाँ पे आया है। आर्ट एंड कल्चर ठीक ठाक पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए इसमें 20 मार्क्स का है। अगर हम इसमें देखिए एक प्रश्न, ये जो उसको अगर आप रीड करना समझें तो एक प्रश्न 8 मार्क्स का है और एक प्रश्न 12 मार्क्स का है। इस प्रकार से 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। ये जो स्टार है इसका मतलब है इनटू है। कंप्यूटर अगर आप चलाते हैं तो आपका ये पता होगा। मॉडर्न हिस्ट्री से कितना आया है? मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है 1757 से लेके 1947 वाला जो पूरा फेज है, ठीक है, उसको हमने यही रख लिया है। इसमें जो विचारक होते हैं, एक बार भगत सिंह पे प्रश्न आया है, एक बार गांधी पे प्रश्न आया है, ये 4-5 सालों में, तो उसको आप यही क्लब इसी में समझिए, ठीक है, क्योंकि है तो सब यही, किस अलग से विचारक के लिए कोई स्पेस नहीं है। हाँ, जो आपका इथिक्स वाला पेपर है वहां जरूर है स्कोप, तो ये इथिक्स का पेपर तो नहीं, तो पेपर 1 है। चलिए, तो ये हिस्ट्री पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे 20 मार्क्स का है, ठीक। जब आप हिस्ट्री को देखेंगे या उसमें पहले दिन जब आपका क्लास होगा तो वहां पे अलग अलग जो रिलेवेंट एरियाज हैं उनको हाईलाइट करके बताया जाएगा कि उनमें से किस एरिया को क्या 1905 से लेकर के और 1947 के फेज का कितना रिलेवेंस है, ठीक है, 1857 का कितना रिलेवेंस है, वो एग्जाम के हिसाब से वो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट करेंगे। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, यहाँ देखो इस पोस्ट इंडिपेंडेंस में मतलब 1947 के बाद, इसमें नॉर्मली भारत के एकीकरण को लेकर के सवाल पूछा जाता है। तो ये 8 मार्क्स का प्रश्न आया, यहाँ 8 मार्क्स का एक प्रश्न है, ठीक है। बाकी के वर्षों में यहाँ पे नहीं पूछा गया है। आप पढ़ना चाहें तो विपिन चंद्र की इतनी मोटी किताब है, पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते? 2.5 महीने का, 3 महीने का आपका समय है। मुख्य परीक्षा के होने से पहले आपका ये 2024 की जो मुख्य परीक्षा होगी उससे पहले जो इस सारे डिस्कशन को, सारे जो क्लासेस वगैरह है सबको समाप्त किया जाएगा। यही प्लानिंग हम लोग लेके चल रहे हैं। एक वीक में हम लोग 6 दिन क्लास करेंगे और 3 घंटे का औसतन आपका क्लास होगा। और क्लास का अप्रोच मैं बता ही चुका हूं कि हम लोग 5 क्वेश्चन आपको देंगे अर्ली मॉर्निंग में, उनको लिखेंगे और लिख के वो 5 प्रश्न जो हैं वो चेक नहीं होंगे आपके, ठीक। चेक क्या होगा? एक सेक्शन खत्म होने के बाद जो आप पेपर लिखेंगे वो चेक होगा, ठीक है। और जैसे ही एक पेपर पूरा का सेक्शन है, अभी ये जो मान लो पेपर 1 में 5-6 सेक्शन है, ये सेक्शन जब खत्म हो जाएंगे तो एक पेपर 1 का पूरा कंप्लीट टेस्ट, ठीक है। तो ये जो क्लासेस अटेंड करने वाले हैं उनके टेस्ट अलग चलने वाले हैं, उनका पैटर्न अलग रहने वाला है। और जो सिर्फ टेस्ट सीरीज में आएंगे, ठीक है, जिनकी तैयारी अच्छी है, तो आप सीधे टेस्ट सीरीज में भी आ सकते हैं। उसमें पूरे पेपर का है शेड्यूल, वो शेड्यूल अलग है, वो आप सेंटर विजिट कीजिए, वहां से आपको डेट वगैरह के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री, अब देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में नॉर्मली ये 12 मार्क्स का पूछा जा रहा है, ठीक। तो कुछ बहुत ज़्यादा टॉपिक है भी नहीं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वगैरह है या जर्मनी का यूनिफिकेशन वगैरह है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, तो गिनती के टॉपिक हैं। जब क्लासेस होंगी तब वहाँ पे आपको डिटेल इसका मिलेगा। इंडियन सोसाइटी, अब यहाँ देखिए आप कि इस पूरे पेपर में अगर हमें ज़्यादा समय किसी एरिया को देना हो तो वो कौन सा होगा? वो आप देखेंगे कि यहाँ देखो ये ज्योग्राफी, ठीक।
ज्योग्राफी ये पिछले 5-6 साल, जो 6 साल का हमारे पास में एनालिसिस है, 2023 में 80 मार्क्स का ज्योग्राफी आया है। 200 में से 80 मार्क्स, 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स के हैं और 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स के हैं, तो 80 मार्क्स का है। 22 में थोड़ा सा कम था, यहाँ पे 52 मार्क्स का ही था, लेकिन इसके पहले अगर आप देखो तो 92 मार्क्स, 92 मार्क्स, 88 मार्क्स, यानी कि यहाँ से आप 80 to 90 मार्क्स का कंटेंट आपको मिलता है। ठीक, तो ये इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन जाती है। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी कौन सी बन जाती है जिसमें आपको समय देना चाहिए, वो है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में अगर आप यहाँ देखें तो 60 मार्क्स, 80 मार्क्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे 50 मार्क्स ऑन एन एवरेज मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे तो ये इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन सीधे भी है और पॉलिटी के साथ इनका कॉन्वर्जेंस होता है, इकोनॉमी के साथ इनका कॉन्वर्जेंस होता है, मतलब मिलते हैं, इकोनॉमी वाले पेपर में भी होगा, तो ये आपके लिए आसान होगा। थोड़ा सा वेटेज यहाँ देना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है, तो सिलेक्टेड टॉपिक आपको अगर पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। ये ट्रेंड से आपको ये अंदाजा लग सकता है। मॉडर्न हिस्ट्री जो आप यहाँ देखिए कि कितने मार्क्स में आ रहा है, तो उसी के अनुपात में समय दीजिए। चलिए अब हम सिलेबस पे आते हैं वापस से। सेकंड पेपर हम जब देख रहे थे, फिर उसका सेकंड पेपर का भी हम देख लेंगे। तो पॉलिटी में मोर और लेस यूपीएससी का जो सिलेबस है, ठीक है, वही सिलेबस पॉलिटी वाला यहाँ पे कॉपी किया है इन्होंने। चाहे आपके ये जो यहाँ पे जो स्टेट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज हों, चाहे ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, किसी भी दूसरे पीसीएस में ये नहीं है, सिर्फ यूपीएससी के सिलेबस में ये है, कंपैरिजन विद द अदर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये दूसरे देशों के संविधान के साथ तुलनात्मक अध्ययन, ये यूपीएससी के सिलेबस में एज इट इज है ये। तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो यूपीएससी स्टैंडर्ड के हैं। देखो स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, शब्द सीमा का अंतर है। ठीक, फिर आपको यहाँ यूपीएससी में जब आप लिखेंगे आंसर, तो यूपीएससी के आंसर जब हम लिखते हैं तो वहाँ अगर वर्ड लिमिट अलग है तो आपकी क्वालिटी अलग हो जाएगी। यहाँ थोड़े से आपको फैक्ट्स वगैरह भी बताने होंगे कि जो टीचर्स हैं यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में, टीचर जो चेक करने वाले हैं उनका अंतर हो जाता है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा आप जैसे कि ज्योग्राफी है उसमें बहुत जो अप टू डेट, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल आप लिखेंगे तो हो सकता है उसका उतना प्रभाव ना हो, यूपीएससी में प्रभाव होगा। जो एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं उनको आपको प्राथमिकता यहाँ देनी होगी। ठीक है, एक फॉर्मेट बनाइए, ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए फ्लो चार्ट बनाइए ताकि आप रिवीजन कर पाएं। ठीक है, वो सब आपको करना चाहिए। तो ये पॉलिटी में ये इतने इशू हैं। सबसे बड़ा टॉपिक में से गवर्नेंस। ठीक, गवर्नेंस में क्या होता है, नॉर्मली आरटीआई होता है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके गुड गवर्नेंस। ठीक है, ये सब यहाँ पे टॉपिक होते हैं। ठीक, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस मॉडल, ठीक है, B2B, B2C, ये सब यहाँ पे आपके डिस्कशन में है। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस में एनजीओ हैं या जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने वाली बात, थोड़ा सा इकोनॉमी से कॉन्वर्जेंस यहाँ पे इशू करते हैं। ठीक, तो ये डोनर, चैरिटी, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। वेलफेयर स्कीम्स, ये वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये कॉन्वर्ज करेंगी इकोनॉमी के साथ। यहाँ भी आपको लगेगा ये इकोनॉमी वाला सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो जो अगला है इश्यूज, कौन कौन से इशू, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के जो इश्यूज हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, यूपी को ध्यान में रखना है। यूपी 5 और 6 पेपर में अलग से मेंशन है, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ नहीं पूछ सकता, यहाँ भी बना सकता है। पिछले सालों में आया है कि आपके फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के साथ में मिक्स किया है। पॉवर्टी और हंगर, ये इकोनॉमी जैसा आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन इस पे बनेगा। तो सोशल जस्टिस, फिर इसी में है इंटरनेशनल रिलेशन, 1 या 2 सवाल इंटरनेशनल रिलेशन पे भी बन जाता है। ठीक, और ये नेबरहुड को प्राथमिकता देता है, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, जो हमारा बॉर्डर जिनको टच कर रहा है। ठीक है, हो सकता है इस बार के लिए मालदीव इंपॉर्टेंट हो। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में नेबरिंग कंट्रीज को फोकस है। फिर जो ग्लोबल बॉडीज हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, यूएन हो गया, तो इस तरीके से ग्लोबल बॉडीज जो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, G20 बैठक, तो सवाल ऑलरेडी बने हैं इनके ऊपर। करंट अफेयर, ठीक, तो
नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, तीनों लेवल के करंट अफेयर, ये सिलेबस है ये, ठीक है, ये हेडिंग हमने बनाई है, बाकी ये जो पॉइंट्स हैं सब आपके यूपीपीसीएस के सिलेबस में मेंशन हैं। अब हम जरा पेपर 2 हमने देख लिया है, तो पेपर 2 का ट्रेंड देख लेते हैं। अब इस पेपर 2 का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो यहां आप पाओगे कि सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है पॉलिटी से, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर, ये 4 टॉपिक हो गए इसमें। 80 मार्क्स का पूछ रहा है लगभग ये पॉलिटी से, 80, 92, 80, 80, 80, 92, तो आप देखिए 80, 90 मार्क्स की रेंज में जा रहा है। सबसे ज्यादा फोकस आपको यहाँ इसी पे करना है, ठीक। गवर्नेंस थोड़ा सा जुड़ा हुआ है उसी से, पॉलिटी का ही एक्सटेंशन, इसको आप समझ लो। तो लगभग 52, 28, 48, 48, 56, ठीक है, तो आप मान के चल सकते हो कि 40 मार्क्स ऑन एन एवरेज यहाँ से आ रहा है। तो 80 और 40, 120 नंबर का तो आप मान लीजिए कि पॉलिटी गवर्नेंस ही आपको दे देगा। इसके बाद आईआर, ठीक है, ये सोशल जस्टिस पे 1-2 सवाल यहाँ बनते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक। तो 20 मार्क्स का है, तो टॉपिक पे कितना वेटेज आपको देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आईआर में जो 2023 का पेपर था उसमें 3 क्वेश्चन 8 मार्क्स के थे और 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स के थे, टोटल 60 मार्क्स जो है इस पे इन्होंने पूछ लिया। फिर इसके पहले के जो वर्ष में 48 मार्क्स, 52 मार्क्स, तो ये हमारे हिसाब से ये 2 टॉपिक और ये तीसरा टॉपिक आईआर, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, बनिस्बत के यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे कम है, इसमें कुछ सिलेक्टिव हो सकते हैं, आप सब पढ़ने के बजाय थोड़ा सा इस फोकस करेंगे कुछ इश्यूज पर। अब हम थर्ड पेपर को देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स में नहीं घुसना है बहुत ज्यादा, हमारी इकोनॉमी में जो बेसिक इश्यूज हैं, जो एनसीईआरटी में जिस तरीके के चैप्टर से 11th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है वो टॉपिक्स हैं, रिलेवेंट हैं, ठीक है। प्लस जो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे या यूपी का भी इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ यूपी निकालती है, तो वो रिलेवेंट है, वहां से आपको ध्यान में चीजों को रखना है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग 1950 से लेकर के 90 तक, और उसके बाद में इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग उस पीरियड की बात करता है। और फिर ये लास्ट में जो लिखा है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 90 के बाद की बात करता है, तो ये पूरा का पूरा प्लानिंग और पोस्ट प्लानिंग पीरियड की बात है। फिर इश्यूज हैं यहाँ पे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस वाले इश्यूज, ठीक। फिर मेजर क्रॉप्स, ये अब थोड़ा ज्योग्राफी के साथ कॉन्वर्ज कर रहा है कि एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। हम इस सारे डिस्कशन को देखें, यूपी स्पेशल को और यहाँ इकोनॉमी को और ज्योग्राफी को, सब में एग्रीकल्चर एक बड़ा टॉपिक है, हम उसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम थोड़ा सा ज़्यादा समय देने जा रहे हैं। इरिगेशन वगैरह की प्रॉब्लम क्या है यूपी में, सवाल बना है ऑलरेडी, ठीक है। जो इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है, ठीक है, तो उस पर बहुत सारा काम हो रहा है। लैंड रिफॉर्म्स अलग से मेंशन है, ठीक, यहाँ एग्रीकल्चर में भी बात हो सकती है, अलग से भी मेंशन है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है कि यूपी ने, अगर हम देखें पिछले 5 वर्षों में जितने भी मेजर स्टेट हैं, सब में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो ये पोर्ट, एनर्जी, पोर्ट, रोड्स, ठीक है, तो यहाँ ये इन जनरल इंडिया से रिलेटेड है, यूपी को भी इसमें शामिल यहाँ भी हो सकता है, आगे पेपर में भी है। तो इकोनॉमी से अच्छे खासे सवाल होने जा रहे हैं, 90+ मार्क्स का होगा ये। फिर थर्ड पेपर में साइंस टेक भी हमारे पास है, तो साइंस टेक में इशू कौन से हैं जो थोड़े से पॉलिसी से रिलेटेड है, जो एवरीडे लाइफ में जो काम करते हैं, हमारे आसपास में जो चीजें हो रही हैं, ठीक, और जो पॉलिसी है, साइंस को लेके पॉलिसी अगर बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो पॉलिसी यहाँ पे रिलेवेंट है। फिर एनर्जी रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ज्योग्राफी में भी हम बात करेंगे, यहाँ भी बात करेंगे, तो दोनों मिला के एक ही जगह बात होगी कहीं पे। तो ये एनर्जी रिसोर्सेज, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, आईसीटी, ये यहाँ सबसे हॉट टॉपिक में से रहेंगे। अभी एआई वगैरह भी है, तो उसको भी आप मान के चलिए, जरूरी नहीं कि यहाँ मेंशन नहीं है तो वो आ नहीं सकता, ठीक है। फिर आईपीआर और डिजिटल राइट्स,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया है। अगला है एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से इक्का दुक्का सवाल कभी कभी बनता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इशू हो गया, पोल्यूशन का इशू हो गया, ऐसे एक दो इशू यहाँ पे हमको बनेंगे। ये इकोसिस्टम वगैरह पे अभी सवाल पिछले 5 वर्षों में तो नहीं आया है। डिजास्टर मैनेजमेंट पे बेसिक अप्रोच को लेकर के सवाल इक्के दुक्के सवाल बने हैं, अभी हम ट्रेंड देखेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे दूसरा मतलब तीसरा सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है इकोनॉमी, दूसरा साइंस एंड टेक, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंटरनल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे आपके जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, टेररिज्म हो गया, करप्शन हो गया, ये 3-4 इशू जो थोड़े से हमने हाईलाइट जिनको कर दिया है, ये ज्यादा रिलेवेंट है, ज्यादा इन पे प्रश्न बन रहा है। ठीक, तो आइए जरा इसका हम ट्रेंड देख लेते हैं। थर्ड पेपर का जो ट्रेंड है कि कहाँ से कितना मार्क्स का आ रहा है। ये पेपर 3 का जो ट्रेंड है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। आप देखिए कि इकोनॉमी में 100 मार्क्स का ऑन एन एवरेज आ रहा है। यहाँ 18 में 80 मार्क्स का था, बाकी ये लगातार 100 नंबर का आया। आधा पेपर इकोनॉमी है। प्लस इकोनॉमी कहाँ जा रहा है, इकोनॉमी फर्स्ट पेपर में भी जो सोशल जस्टिस था वहां भी इकोनॉमी को टच किया था, प्लस यूपी वाले एरिया में भी इकोनॉमी को टच करेगा। ठीक है, तो ये सारा इकोनॉमी एक साथ ही होगा डिस्कशन। चलिए, तो ये सबसे ज्यादा इस पे देना है आपको टाइम। फिर दूसरे नंबर पे देखिए ये जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला एरिया है, यहाँ देखो 23 में 48 मार्क्स का इन्होंने पूछा था। ठीक, 22 में 28 मार्क्स है, लेकिन इसके पहले के सालों में आप देखो तो सभी में 50 से ऊपर ही आया है। ठीक है, तो अगर आप देखें 100 यहाँ पे है और 50 यहाँ पे, तो 200 में से 150 तो 2 ही एरिया से कवर हो रहा है। ठीक, और साइंस टेक में ऑन एन एवरेज 25 मार्क्स का 30 मार्क्स का आया है, 28, 20, 40, 32। तो ये साइंस टेक में कुछ चुनिंदा एरियाज पे ज्यादा फोकस कीजिए, और ये जो दोनों एरिया है इकोनॉमी और इंटरनल सिक्योरिटी है, यहाँ थोड़ा सा आपको एम्फेसाइज करना चाहिए। ये ट्रेंड है। यहाँ इस नीचे जो आपके हैं अलग अलग एरिया से मार्क्स, ये सारा काउंट करेंगे तो आपको 200 मार्क्स होगा इस पेपर का। तो हमने तीनों के तीनों पेपर देखे। अब चौथा जो पेपर आपका इथिक्स का है, वो इथिक्स के पेपर में मैं यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वही इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब आपका क्लासेस होंगे या फिर हम एक अलग से कोई एक प्रोग्राम रखेंगे, वो इसके बारे में आपको गाइड करेंगे। मेरा उद्देश्य है कि जो हम आपकी जो टेस्ट सीरीज जो हम लोग और जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं क्लासेस का, उसके बारे में बताओ। पेपर 5 और 6 जरूर हम देखेंगे। जो यूपी स्पेशल वाले जो पेपर हैं, जनरल स्टडीज पेपर 5। अब आप देखिए हिस्ट्री में यहाँ 4 टॉपिक हैं, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी। तो ये जो एंशिएंट सिटीज और ये सारी चीजें आपके इंडिया में भी तो रिलेवेंट है, लेकिन आपको यूपी के हिसाब से ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको ठीक ठाक समय देना होगा, क्योंकि ये जो दोनों पेपर हैं, यही हमें लग रहा है कि इस बार जो रिजल्ट जिन लोगों का होगा उसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इनको जनरलाइज तरीके से कर देते हैं। यहाँ इनको पढ़ने का जो तरीका है, समझने का तरीका है आपका इकोनॉमिक सर्वे। यूपी गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करती है, यूपी का जो बजट वगैरह का जो एनालिसिस आता है, उस सब से आपको कंटेंट की जरूरत होगी बनाने की। हम लोग जब क्लास करेंगे यहाँ पर फोरम में, जो भी आपके टेस्ट वगैरह का होगा, तब जब भी यूपी वाले टॉपिक आएंगे, जैसे कि यहाँ पे तो हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटी है। अब ये पॉलिटी में यूपी, अब जैसे कि ये पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी, ठीक, तो ये गवर्नर वगैरह को, चीफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं यूपी का और इंडिया का, वो कॉन्स्टिट्यूशन सेम ही है। उसमें जो पार्ट 6 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूपी पे एप्लीकेबल होता है, एमपी पे भी होता है, सब पे होता है। तो उसको जरूरत नहीं होगी। बस हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पुराने चीफ मिनिस्टर, गवर्नर के अगर कुछ नाम होंगे, उनको आप मेंशन करोगे। जितना ज्यादा लोकल हो जाओगे इस पेपर में, उतना आपको फायदा रहेगा। तो वो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। बाकी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्लब करके टॉपिक स्टडी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अलग से कहाँ पे जो फोकस करना पड़ेगा, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी
कोई विशेष काम नहीं है, पंचायत जो म्युनिसिपल बॉडीज के इलेक्शन कराते हैं। हाँ, ये जो सेल्फ लोकल गवर्नमेंट है, यूपी का जो पंचायत राज अधिनियम वगैरह है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्लस पॉलिटी में जो यूपी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। हमारी जब क्लासेस होगी तो जो अलग अलग जो भी डिस्कशन होंगे, पिछले हमें कम से कम 2 इकोनॉमिक सर्वे की जरूरत होगी, उनसे हम ज्यादातर स्कीम्स के बारे में कंटेंट निकाल पाएंगे। क्लासेस में जो भी आ रहे हैं तो आपके लिए चीजें यहाँ पे रेडीमेड होंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी के लोगों के लिए है कि आप पिछले 2 इकोनॉमिक सर्वे जो हैं उनको लीजिए, वहां से आपका कंटेंट रेडी होगा। बाकी चीजों पे आप रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से स्कीम्स के बारे में, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पूछा जा रहा है। अभी एक ही पेपर है हमारे पास 2023 का, तो हम उस एक से कोई ट्रेंड नहीं बता सकते। अभी एक और हो जाएगा तो फिर हाँ हमें पता चलेगा कि हाँ क्या तरीका है, लेकिन अभी तक जो है वो आपका इकोनॉमिक सर्वे वो चीजें बताएगा। अब गवर्नेंस में गुड गवर्नेंस, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन, रिड्रेसल पॉलिसी, लैंड रिफॉर्म, इम्पैक्ट इन यूपी, ये जो आपने वहां पढ़ा है वही यहाँ पे है, कोई अलग से नहीं है। तो क्लबिंग हो जाएगी छोटी मोटी चीजों में जो इकोनॉमिक सर्वे में कुछ अलग से हाईलाइट है, जैसे कि ये लैंड रिफॉर्म के बारे में यूपी में कुछ अलग से काम हुआ है, उसको आपको यहाँ हाईलाइट करने की जरूरत होगी। ठीक है, असली जो यूपी में इश्यूज आने वाले हैं वो इकोनॉमी वाले पार्ट में आने वाले हैं, उसको भी हम देखेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी हमारे पास उधर भी पेपर में है, जीएस वाले पेपर में यहाँ भी है। इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी इन यूपी, जो इंडिया में इशू है वो यूपी में है। इंडिया की बॉर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वैसे यूपी के साथ नेपाल की बॉर्डर लग रही है तो वहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स वगैरह का जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो सिक्योरिटी के जो भी थ्रेट हैं, टेररिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, यूपी के जो नीचे जिले हैं, छत्तीसगढ़ के साथ लग रहे हैं, मध्य प्रदेश के साथ लग रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत नक्सल का प्रभाव देखा जा सकता है, तो वो सिक्योरिटी वाले इशू यहाँ पे आएंगे। लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, वही नक्सल इशू है, तो अब इतना बड़ा भारी यूपी में नहीं रहा। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी तो ऑलरेडी उधर आ चुका है। आपको यहाँ ये करना है कि अपने कंटेंट को यूपी स्पेसिफिक इनरिचमेंट देना है यूपी के इकोनॉमिक सर्वे से। 2 इकोनॉमिक सर्वे आप ले लीजिए, अभी जब बजट आएगा फरवरी में तो नया भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी वो नहीं है, तो पिछले 2 से आप काम चला सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में कोई बहुत बड़ा भारी हेर फेर नहीं होता, बहुत सारा कंटेंट लगभग वही रहता है, थोड़ा सा डाटा चेंज होता है। कई बार कुछ स्कीम इस वाले में दी है तो पुराने वाले में नहीं देता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर, सिविल डिफेंस इन यूपी, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी आपको इकोनॉमिक सर्वे से वहाँ से जो रिलेवेंट चैप्टर हैं उनको यूज़ करेंगे। अब ये एक कैटेगरी हमने मिसलेनियस की बनाई है, जो कि हेल्थ इश्यूज हैं, एजुकेशन वगैरह का जो आपका सिस्टम है यूपी में, तो यूपी स्पेसिफिक है, ये बाकी जगह पे कहीं कवर नहीं हो रहा है। अब ये एनजीओ को लेकर के अलग से यूपी के जो अलग एनजीओज हैं उनको हमको देखना पड़ेगा अलग से, है ना। तो ये इसके लिए स्पेसिफिक होगा, ये क्लबिंग नहीं हो पाएगी किसी से, तो इसको हमने इसलिए अलग से रखा है। अब ये यूपी में ही हम देखते हैं पेपर जो 6 है यूपी स्पेशल का दूसरा भाग। अब इसमें इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ठीक है, ये और ये लास्ट के कुछ टॉपिक है, इनको भी आप इकोनॉमी में ही कंसीडर कर सकते हैं। ये 2 जगह हमने इकोनॉमी इसलिए लिख दिया क्योंकि जो सिलेबस में जो लिखा है वो इसी क्रम में लिखा है, हमने टॉपिक के हिसाब से यहाँ पे हेडिंग दी है। तो आप देखिए कि ये ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी आपके इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर है। ठीक है, सिलेबस पूरा का पूरा। आप मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमी एंड स्टेट बजट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है और जो आपके संविधान में स्टेट गवर्नमेंट का बजट प्रोविजन सब वही रहने हैं, कुछ नया नहीं आने वाला है यहाँ पे। ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, यूपी गवर्नमेंट स्कीम, ठीक, अलग से एक पतली सी 100 पेज की कॉपी बना लीजिए। ये स्कीम्स की हमको कौन सी स्कीम है, किस मिनिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है, किसके लिए है, किस प्रकार की फंडिंग हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट की है या सेंटर से भी स्पॉन्सर हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यूपी गवर्नमेंट की जो अलग से स्कीम है, ठीक है, वो सब आप एक अलग से पतली कॉपी में बनाइए। इन्वेस्टमेंट इन यूपी, इशू एंड इम्पैक्ट, क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक। पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी, सरकार की बजट
की, फाइनेंस की क्या स्थिति है, FRBM एक्ट को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी कहीं ट्रैम्पलिंग अवस्था में तो नहीं है। पिछले सालों में रिपोर्ट्स आई हैं कई स्टेट की इकोनॉमी में प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से उनका ग्रोथ हो रहा है उससे ज़्यादा उनके पास लोन है, ठीक है। फिर ये डेमोग्राफी पॉपुलेशन सेंसस ऑफ यूपी, ठीक है, अलग से इसको तैयार करना पड़ेगा। इंडिया वाला जो आप प्रीलिम्स में तैयार करते हैं, यहाँ भी आपने प्रीलिम्स में यूपीपीसीएस के लिए यूपी का तैयार किया होगा, वही चीज़ है। फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कमर्शलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स है, कहाँ कहाँ हो रही हैं, है ना। एक तो आपका ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, गेहूं धान की खेती, और कमर्शियल क्रॉप्स है, फल हैं, सब्जियां हैं, और एक जिला एक प्रोडक्ट वाली जो स्कीम है कहाँ कहाँ लागू हो रही है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये यूपी स्पेशल एकदम ही स्पेशल है, सबसे अलग है, ठीक है। राजस्थान में होता है राजस्थान स्पेशल, राजस्थान पीसीएस अगर आप देते हैं तो वो बहुत राजस्थान के बारे में फैक्चुअल जानकारी ज़्यादा पूछता है। और यहाँ जो है ट्रेंड आया है, पिछला जो 2023 का एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे पेपर 5 और 6 में, उनका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था, मोर और लेस यूपीएससी के स्टैंडर्ड की तरफ जा रहा है। इस बार के प्रीलिम्स को देख के आपको लगा ही होगा, ठीक है। तो समाप्त करते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसके बाद ज्योग्राफी है, आगे ज्योग्राफी ऑफ यूपी, ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिलीफ, कौन से माउंटेन हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत शिवालिक की पहाड़ियाँ बची कुछ चीज़ सहारनपुर वगैरह में, ठीक है, वो आपको देखने को मिल सकती हैं। पढ़ेंगे इसको हम। क्लाइमेट, मॉनसून, ठीक है, यहाँ मॉनसून पे सवाल बना है, ठीक। अब इंडियन ज्योग्राफी तो कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ ये लिखा है तो आपसे मॉनसून पे सवाल आया है पिछले सालों में, ठीक है। तो अब वो कौन से पेपर में ये देखना पड़ेगा, हमें एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मॉनसून पे सवाल है। उस पे शायद एल नीनो, ला नीना वगैरह भी कुछ साथ में ऐड किया था। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन यूपी, नेशनल पार्क तो एक ही है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी ये बहुत सारी हैं। तो क्या रिलेवेंस हो सकता है, कुछ न कुछ थोड़े नाम चाहिए होंगे आपको जिससे कि आप सप्लीमेंट कर सकें। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ यूपी, सॉइल, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, ठीक है। वेटलैंड्स, तो ये वेटलैंड पे सवाल बन सकता है, काफ़ी सारे वेटलैंड हैं, संख्या बढ़ती ही जा रही है, ठीक। फिर इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट इशू है। इसको हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, फार्मर्स पे कितना बर्डन आ रहा है, लोन माफ़ करेंगे उनका, फसल बार बार खराब हो रही तो क्या इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक। तो ये सब यहाँ पे इशू आएंगे। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब यूपी में कोई बहुत बड़ा भारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग से नहीं है, जो वहाँ है वो यहाँ है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ वगैरह बनाई हैं तो वो रिलेवेंट हो सकती है। जैसे कि फिल्म सिटी वगैरह जो प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ यूपी कुछ कर रही है, तो वो कुछ जो अलग हैं ताकि हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को यूपी में खींच पाए, वो सब पे सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये हमने ये, फिर इसके बाद इकोनॉमी के ये एक्वाकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, ये एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक हैं। तो एग्रीकल्चर के साथ ही हम इन पे बात करेंगे। अब यहाँ पे सब जगह यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल, ठीक है। तो जब जब ये टॉपिक होंगे, कई बार हो सकता है कि आपकी क्लासेस अब 3 घंटे की क्लास होगी, उसमें 5 क्वेश्चन तो आपको जो मिले हैं उन पे चर्चा करना है, और जो टॉपिक है हमारा उस पर भी चर्चा करना है हमको। तो आप कुछ इशू ऐसे होंगे जहाँ पे आपको हैंडआउट्स वगैरह PDF के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक। तो क्लासेस ऑनलाइन भी होंगी और आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी। आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से और भी जानकारी डेट के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन संभवतः 1 वीक के अंदर ये प्रोग्राम शुरू होना है। 19th जो इसी मंथ में 19th से संभवतः इसके लिए डेट है प्रपोज। ऑफिस को कांटेक्ट कीजिए, वो एग्जैक्टली आपको और इस पे बताएंगे। तो ट्रेंड को हमने देखा, ये सारा जो ट्रेंड है आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सारा खाएंगे तो डाइजेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेके चलिए, अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी ठीक है तो सीधे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। वो उसमें पूरा पेपर वाइज टेस्ट हैं, ठीक। वो वहाँ आप जा सकते हैं। और आपको लगता है कि आप क्लासरूम में जो आपको फैसिलिटी चाहिए तो वो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। दोनों में ही आपके पास में मेंटरशिप वाली सुविधाएं रहेंगी, ठीक। क्लास में आप जुड़ेंगे तो जो आपके मेंटर्स हैं वो आपको जो आपके और भी इश्यूज हैं उनमें भी मदद कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज में आप जुड़ेंगे तो आपके टेस्ट में मार्क्स, जो पेपर है उसका एनालिसिस क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और फोरम से जो भी सहयोग अपेक्षित है, कुछ क्लासेस हम लोगों ने, जैसे ये फ्री वाले सीरीज में भी कुछ चीज़ें आएंगी डिस्कशन के लिए, तो जुड़े रहिए फोरम से। थैंक यू वेरी मच।